हाँ, तो आज हमारा नया टॉपिक है एग्रीकल्चर। तो आज हम एग्रीकल्चर के बारे में कुछ चीजें थोड़ी सी देखेंगे। तो एग्रीकल्चर को इंडिया में क्या बोलते हैं? इंडिया एग्रीकल्चर इंडिया की बैकबोन है, इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन बोलते हैं। और एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एग्रीकल्चर हेल्प करता है जो कंट्री की पॉपुलेशन है, जो पॉवर्टी है, उसे पॉवर्टी से ऊपर उठाने में, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने में, और फूड सिक्योरिटी, कि हमारे देश में फेमाइन वगैरह ना आ जाए जैसे पहले हुआ करती थी। तो फूड सिक्योरिटी के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और पॉवर्टी एलिवेशन के लिए एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूज बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है इन चीजों के लिए। ठीक है। एग्रीकल्चर का हाईएस्ट शेयर है एम्प्लॉयमेंट में, मतलब 100 में से 50 लोग जो एम्प्लॉयमेंट अगर प्रोवाइड करता है, तो 100 में से 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड करता है? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉय करता है। ठीक है ना। लार्जेस्ट अनऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा सेक्टर होता है? जहां पर जो लोग होते हैं वो काम करते हैं बिना किसी प्रॉपर रूल्स के, बिना किसी सिक्योरिटी के और बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के। जैसे कि जो गवर्नमेंट में या ज्यादा एमएनसीज में जो लोग काम करते हैं, वहां पर उन्हें सिक्योरिटी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, इंश्योरेंस वगैरह होता है। मतलब गवर्नमेंट के जो लॉज हैं उनको फुलफिल करते हुए वो काम करते हैं। पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक। एग्रीकल्चर सेक्टर में जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस मिली थी, तो कितना कंट्रीब्यूट करता था? 56.5% कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी में। अब 17.8% कंट्रीब्यूट करता है ना। टोटल वर्क फोर्स इंडिपेंडेंस के वक्त थी 73.9, पर अब 2020 में लगभग लगभग 41.49% है टोटल वर्क फोर्स में जो पार्टिसिपेशन है ना। और इंडिया में क्या है कि सबसे ज्यादा स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स कौन से फार्मर्स होते हैं? जिनके पास 1 या 2 हेक्टेयर की लैंड होती है। ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि जो 78% कल्टीवेशन कर रहे हैं ना, वो 33, जो 78% जो लोग हैं, वो बस खाली 33% ऑफ कल्टीवेबल जो लैंड है उसको ही कल्टीवेट कर रहे हैं। मतलब लैंड कम है, लोग ज्यादा है कल्टीवेट करने वाले। इंडिया में ऐसा है। और फार्म मैकेनाइजेशन भी लो है। तो मतलब अभी भी लोग के पास इतनी जो नई नई मैकेनिज्म है वो नहीं है। मतलब ट्रैक्टर हो गया या फिर जो भी नई नई मशीनरीज हैं अलग अलग चीजों को एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए, अभी उसकी जो यूजेज है वो हमारी इकोनॉमी में अभी कम है। मतलब बढ़ रही है पर अभी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही, तो अभी कम ही है। और इसमें आप देखो कि मेजर कीज, मेजर अलग अलग मेजर टर्म्स होती हैं एग्रीकल्चर में, कौन कौन सी यूज होती है। तो क्रॉप, सबसे पहले तो क्रॉप क्या है? क्रॉप इज अ प्लांट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। मतलब क्रॉप क्या है? या तो प्लांट हो सकता है या फिर कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो सकता है दैट इज कल्टिवेटेड, या तो जिसको जो उगता है या जिसको उगाया जाता है प्रॉफिट के लिए, या फिर सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि अपना पेट या अपनी भूख को पूरा करने के लिए। तो या तो आप प्रॉफिट के लिए उगाओगे कुछ चीज, या फिर सिर्फ अपने खाने के लिए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपना वीट को ग्रो करते हैं, तो हम उसको आगे सेल तो करते नहीं, सिर्फ अपने खाने के लिए यूज करते हैं, तो उसको सब्सिस्टेंस बोलते हैं। मेजर क्रॉप्स कौन कौन से हैं? तो फूड ग्रेन्स में आ जाते हैं सीरियल। सीरियल्स में क्या क्या आ जाएंगे? राइस, व्हीट, न्यूट्री, कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन में आ जाएगा आपका मेज, ज्वार, रागी, बाजरा, बार्ली और स्मॉल मिलेट्स। फिर उसके बाद आ जाएगी पल्सेस। पल्सेस में आ जाएगी आपकी तूर, उड़द, मूंग, ग्राम, लेंटिल्स और अदर पल्सेस। फिर आएगा जूट, कॉटन। ऑयल सीड्स में आ जाएंगे आपके ग्राउंडनट, रेप सीड, मस्टर्ड, सीसमम, लाइन सीड, कैस्टर सीड, नाइगर सीड, ये सनफ्लावर, सोयाबीन, सेफलर, सेफुल, भाई इसको पता नहीं क्या प्रोनाउंस करते हैं, सैफुल, या तो ये इसको लिखा गलत गया है इसमें, ये देखना पड़ेगा। तो इसको छोड़ो, बाकी आप देख लेना। प्लांटेशन क्रॉप्स में टी, कॉफी, रबर, पोटैटो। ठीक। कोर्स ग्रेन के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कोर्स ग्रेन कौन से होते हैं? तो ये स्मॉल सीड्स के हार्डी क्रॉप्स होते हैं। मतलब छोटा इसका सीड होता है, और ज्यादातर ये ड्राई जोन्स और सेमी एरिड जोन्स में होते हैं, क्योंकि इनको पानी की बहुत कम जरूरत होती है। बहुत कम पानी से भी ये कल्टीवेट किए जा सकते हैं। जैसे इनका एग्जाम्पल है मेज, ज्वार, बाजरा, रागी और बार्ले। इनको हम कोर्स ग्रेन बोलते हैं। और ये बहुत ही कम, जैसे जितनी हमको वाटर रिक्वायरमेंट वीट और राइस में है ना, उससे तो बहुत कम इनको उगाने के लिए है। और ज्यादातर ये राजस्थान वगैरह में उगाए जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो
वाटर की स्कैरसिटी है, मतलब वाटर इतना नहीं है जितना हमारे यहाँ गंगा प्लेन्स की तरफ है। ठीक है, ऑयल क्रॉप में आप देख रहे हो कौन से आते हैं, ग्राउंड नट, सोयाबीन, रेपसीड और कोकोनट हेम्प, इन सब का हम ऑयल निकाल के यूज कर सकते हैं। और कैश क्रॉप वो कौन से क्रॉप्स होते हैं जो कि कल्टीवेट किए जाते हैं ट्रेड करने के लिए, जैसे कि वो जो बनाए, जो उनका कल्टीवेशन हुआ है वो बेचने के लिए ही हुआ है आगे, जैसे कॉटन हो गया, टी हो गया, जूट हो गया, ये सब कैश क्रॉप्स होते हैं। ठीक। उसके बाद हमको देखना है क्रॉपिंग सीजन होते हैं इंडिया में अलग अलग, तो कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन है वो एक बार हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रॉपिंग सीजन आएगा हमारा खरीफ। खरीफ में क्या होता है, खरीफ सीजन के जो क्रॉप्स होते हैं ना वो हार्वेस्ट होते हैं अक्टूबर से लेके, सितंबर से लेके अक्टूबर के बीच में। और सो उन्हें करते हैं हम जब मॉनसून, अराइवल ऑफ मॉनसून होता है, मतलब जुलाई, जून और जुलाई के बीच में। जून और जुलाई लिखा था यहाँ पे, जून और जुलाई के बीच में, जून और जुलाई के बीच में। और इसके एग्जाम्पल आप थोड़े देख लो, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा और जूट। और खरीफ के बाद जो अगला हमारा क्रॉपिंग सीजन होता है वो होता है रबी। रबी में क्या होता है, जो सो करते हैं ना हम, वो करते हैं अक्टूबर से नवंबर में। और जो हार्वेस्ट करते हैं वो करते हैं मार्च से अप्रैल के बीच में। मेजर क्रॉप्स कौन से होते हैं राबी के, तो वो होते हैं बार्ले, मस्टर्ड, पीस, व्हीट और कोरिएंडर। उसके बाद जो थर्ड आता है उसका नाम है जैद। जैद, ये जो इनका जो सोन और हार्वेस्ट होता है ना, ये राबी और खरीफ का जो फसलें होती है ना उनके बीच में होता है। तो जैद के आप थोड़े से एग्जांपल देख लो, जैसे वाटरमेलन हो गया, मस्क मेलन हो गया, पम्पकिन हो गया, क्यूकम्बर हो गया और मूंग दाल। ये सब किसके एग्जांपल हैं, जैद जैद क्रॉपिंग सीजन में जो भी हम कल्टीवेट करते हैं वो वाले। और इंडस्ट्रियल क्रॉप्स अगर मैं बोलूं आपसे तो कौन से होते हैं, रबर को आप एक इंडस्ट्रियल क्रॉप्स की तरह याद कर सकते हो। और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स कौन से होते हैं जो कि हम डेकोरेशन वगैरह में यूज करते हैं, जैसे कि जितने भी फ्लावर्स की हम प्लांटेशन या कल्टीवेशन करते हैं वो हो जाएगा ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में। सही। और ये आप यहाँ पे देख लो कि क्रॉप्स कौन कौन से किस किस एरिया में सबसे ज्यादा कल्टीवेशन होती है। तो राइस की सबसे ज्यादा कल्टीवेशन कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में। और उसके बाद होती है उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे ही वीट की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहाँ होती है, उत्तर प्रदेश में। उसके बाद होती है मध्य प्रदेश में। ऐसे ही मेज अलग अलग दे रखा है इसमें, ये आप एक बार चेक कर लेना। जो इंपॉर्टेंट है इसमें राइस, व्हीट, शुगर केन और मेज का ज्यादा पूछता है। कॉटन भी पूछ लेते हैं कभी कभार, तो महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा कॉटन होता है। और जूट और मेस्ता वेस्ट बंगाल और बिहार के एरिया में बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। और सबसे ज्यादा हमारा जो एरिया है कल्टीवेशन में वो राइस का एरिया सबसे ज्यादा है। और ये बढ़ता ही, अभी जब से हमने इंडिपेंडेंस लिया है तो तब से ये बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। उसके बाद वीट में भी हमने इंक्रीज ही देखा है एरिया जो कल्टीवेशन में है। पल्सेस में भी, मतलब जितने भी हमारे ये वाले क्रॉप्स है ना वो सब में हमने अभी जो एरिया ऑफ कल्टीवेशन है ज्यादा ही बढ़ते हुए ही देखा है। या तो कोई ना कोई तो सीधा बढ़ रहा होगा, या कोई कोई बढ़ के ऐसे कम करके बढ़ रहा होगा, पर लगभग लगभग अगर आप 1950 से 2025 तक देखो तो आपको स्टडी इंक्रीज ही दिखेगा, है ना। यहाँ पे सब इंक्रीज ही है। और सबसे ज्यादा आप देख लेना राइस, व्हीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ज्वार, बाजरा, मेज और शुगर केन। शुगर केन देख लो कितना नीचे है। तो अगर आपके ऑप्शन में आ जाए कि सबसे ज्यादा एरिया वाइज अगर आपको लगाने के लिए बोल दे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो आप देख लेना कि राइस सबसे ऊपर आएगा, फिर व्हीट, फिर पल्सेस, शुगर केन बहुत नीचे आएगा। वैसे हमको लगता है कि शुगर केन सबसे बहुत ज्यादा होता है, पर नहीं, शुगर केन बहुत ज्यादा नीचे आता है। तो इसको एक बार याद करके रखना। सेम एग्जैक्ट नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसकी रैंकिंग याद करने की जरूरत है कि पहले कौन सा आता है। तो ये आपको जैसे आप पढ़ोगे ना, पढ़ते पढ़ते एक दो बार रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद राइस का प्रोडक्शन, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है राइस के प्रोडक्शन में। और मेजर राइस ग्रोइंग स्टेट्स मैंने आपको ऊपर बताया है, वेस्ट बंगाल और यूपी है। पर राइस को कल्टीवेट करने की कुछ प्रॉब्लम्स है कि इसकी हाई वाटर रिक्वायरमेंट है और डिजीजेज भी बहुत ज्यादा हैं जो आजकल फैलते जा रहे हैं। और बार बार सेम चीज को कल्टीवेट करने से ना सॉइल का इरोजन भी देखा गया है कि जहां पे आप बार बार राइस कल्टीवेट कर रहे हो तो आपको वहां पे क्या होता है कि सॉइल की जो सॉइल सेलाइन होने लग जाती है, और आपका अपना जो वो है ना पावर है वो भी थोड़ी 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 खोने लग जाती है। उसके बाद है हमारा वीट। वीट का भी इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मेजर स्टेट्स कौन कौन से हैं मैंने अभी बताया था आपको, यूपी और मध्य प्रदेश मेजर स्टेट्स हैं। सेम प्रॉब्लम्स वीट के साथ भी हो रही है। वाटर बहुत चाहिए होता है, मतलब राइस से कम चाहिए होता है, फिर भी वाटर बहुत ज्यादा चाहिए होता है। तो जो हमारे एरियाज हैं वहां पे ग्राउंड वाटर से कल्टीवेशन हो रही है ना, तो ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी हो रहा है।
और हीट भी आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि हीट भी काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो हीट स्ट्रेस भी हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ठंड के मौसम में ग्रो करते हैं ना। तो अगर धूप ज्यादा हो जाए तो भी इसकी जो ग्रोथ में है उसमें दिक्कत हो सकती है ना। और बार बार सेम कल्टीवेशन पैटर्न से वही सॉइल इरोजन होने की दिक्कत और डिजीज की प्रॉब्लम तो है ही है। उसके बाद अब देखो पल्सिस, पल्सिस का इंडिया जो है ना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। और सबसे ज्यादा जो कौन सा स्टेट प्रोड्यूस करता है, राजस्थान सबसे ज्यादा पल्सेस प्रोड्यूस करता है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। और पल्सेस क्या है, राबी फसल भी है, खरीफ फसल भी है। और खरीफ में कौन कौन आता है, अरहर आती है, उड़द आती है, मूंग आती है। राबी में कौन कौन सी आएगी, ग्राम लेंटल और उड़द आ जाएगी। ठीक। उसके बाद आप देखो, हम थोड़ी बात कर लेते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो वर्ल्ड वाइड जिसने शुरू किया था उसका नाम था डॉक्टर डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। ये अमेरिका से थे। और इंडिया में किसने शुरू किया था, एम एस स्वामीनाथन जी ने शुरू किया था। ठीक है ना। इन्होंने यहाँ पे इस वक्त हमने इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोग्राम भी शुरू किया था 1960 से 1961 पर। उसके अंडर ही हमने ये ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की थी। 1966 में हमने क्या शुरू किया था, हमने हाई यील्ड वेराइटी, मतलब नए सीड्स लाए थे हम, जो कि साइंटिफिकली हमने ग्रो किए थे, जिससे कि ज्यादा वैरायटी और ज्यादा ही और कल्टीवेशन और कम सीड से ज्यादा एरिया हम ग्रो कर सके। तो हाई यील्ड वैरायटी हम व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा क्रॉप्स की लाए थे, इन सब की इंट्रोड्यूस करी थी, है ना। यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन के हमने बहुत बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दे रखे हैं। तो पॉजिटिव तो ये था कि एग्रीकल्चर बहुत बड़ा, फूड प्रोडक्शन बढ़ गया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ी, है ना, रूरल रोड्स, रूरल जो एरिया है उसका डेवलपमेंट हुआ। पर उसके नुकसान भी हुआ कि सैलिनिटी, ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, क्योंकि हम ट्यूबवेल से इरिगेशन करने लग गए थे। ठीक है ना। पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बहुत ज्यादा होने लगा, है ना। इंटररेगुलर डिस्पैरिटीज होने लगी। मतलब जैसे हमने जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इंडिया के कुछ एरिया में ही शुरू किया था, तो वो एरिया तो डेवलप हो गए थे, और जो बाकी बचे एरिया थे, जैसे यूपी का वेस्टर्न यूपी एरिया तो डेवलप हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। और जो पूर्वांचल वाला एरिया था वहां पे तो अभी भी नॉर्मल एग्रीकल्चर ही होता है। वहां पे जो ये जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स थे वो आए नहीं थे ग्रीन रेवोल्यूशन के, है ना। और पेस्टिसाइड्स वगैरह का हम यूज ज्यादा करने लगे थे ना, तो उससे अब हेल्थ इश्यूज भी आने लग गए हैं। ठीक। तो ये सब कुछ इसके नेगेटिव थे, ये आप एक बार पढ़ लेना, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। अब आप देख लो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कौन से होते हैं। तो जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे होगे कि कुछ क्रॉप्स होंगे जिसको हमने जेनेटिकली मॉडिफाई किया होगा। तो जेनेटिकली मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, वो जो क्रॉप होता है ना, उसका जो मटेरियल जीन होता है ना, उसको मॉडिफाई कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जो भी, जैसे आप मान लो कि ये एक मेरा एक सीड है, तो ये एक्स डिजीज से लड़ नहीं पाता। अब मैं क्या करूंगा कि इसके जीन को मॉडिफाई करूंगा जिससे कि एक्स डिजीज को ये आते ही उससे लड़ पाए, है ना, कि वो जो एक्स डिजीज है इसको कुछ खराब ही ना कर पाए। तो वो जीन ऐसा मैं उसमें बदल के उसमें डाल दूंगा, तो वो जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स होगा। फिर वो जो डिजीज होगा वो उसको कुछ कर नहीं पाएगा, तो जो भी मेरा खेत होगा वहां पे अच्छी तरीके से ये उगने लग जाएगा, तो मेरा प्रॉफिट होने लग जाएगा। ठीक है ना। तो बस इंडिया में अभी तक एक ही क्रॉप है जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जो कि हम उगा सकते हैं, उसका नाम है बीटी कॉटन। ठीक। और एक चीज याद रखना, बीटी कॉटन तो इंडिया में है, और यूएस से सबसे ज्यादा एरिया ग्रो करता है, किससे, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं क्या, कि नेचुरल या सिंथेटिक दोनों हो सकते हैं ये, है ना। जो कि कहाँ पे डालते हैं, हम प्लांट में यूज करते हैं, किस लिए, कि जो उसके पास न्यूट्रिएंट्स नहीं है, वो देने के लिए। कि मान लो आपके प्लांट्स के पास फोस्फोरस या नाइट्रोजन की जरूरत ज्यादा है, तो आप फोस्फोरस और नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर डालोगे, तो वो उसकी कमी पूरी हो जाएगी, तो आपका भी जो कल्टीवेशन होगा वो अच्छा होगा। तो जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो दो उसमें सब क्लासिफाई किए होते हैं हमने, मैक्रो में और माइक्रो में, बड़े और ये छोटे। तो बड़े कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, फोस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। माइक्रो में कौन कौन से आ जाते हैं, जो जो स्मॉल में मिलते हैं किसी प्लांट में। अगर आप देखोगे तो ये तो बड़ी मात्रा में मिलेंगे, ये छोटी मात्रा में मिलेंगे। तो माइक्रो में कौन कौन से आ जाते हैं, कॉपर, निकल, जिंक, आयरन, मैग्नीज, बोरोन और क्लोरीन। सही। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और ये
मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है माइक्रो, तो आपसे कभी कभी पेपर में क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि इनमें से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है और कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो तीन ऑप्शन देख के एक उसमें गलत देगा, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको ये देखना देखना याद कर लेना इन्हें, कि जिससे आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो जो इंडियन सॉइल है ना, तो वो जो पूरे इंडिया की सॉइल है, तो आपको जनरली डेफिसिट मिलेगा उसमें क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इसको एनपीके बोलते हैं। तो एनपीके की कमी आपको लिटरली पूरे इंडिया में ही देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसको ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा यूज क्या होता है, यूरिया सबसे ज्यादा यूज होता है, और इंडिया में यूरिया ही सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, सबसे ज्यादा कंज्यूम भी यही किया जाता है, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी यही वाला फर्टिलाइजर किया जाता है। तो जो यूरिया है, मोस्ट प्रोड्यूस्ड, मोस्ट कंज्यूम्ड और मोस्ट ही इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड भी जो फर्टिलाइजर है सबसे ज्यादा यही है। गवर्नमेंट ने सॉइल हेल्थ को अच्छी रखने के लिए 2015 में शुरू किया था सॉइल हेल्थ कार्ड का एक स्कीम, जिसमें जो सॉइल होती है ना, वो 12 पैरामीटर्स पे आपको क्या करती है, उसको मेजर किया जाता है कि इसमें किस चीज की कमी है, कौन से अलग अलग पैरामीटर्स हैं। और ये 3 साल में एक बार करने की कमी जरूरत होती है। इसमें क्या होगा कि आपकी सॉइल के बारे में बता दिया जाएगा कि आपको ये वाला फर्टिलाइजर यूज करना है, यहाँ पे पोटेशियम की कमी है, फोस्फोरस की कमी है, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। सही। तो ये आपको सॉइल हेल्थ कार्ड बन के आपको ये रिपोर्ट मिल जाएगी। हर 3 साल में अगर आप चाहो तो बार बार 3 साल में, हर 3 साल में आप ये अपनी चेक करा सकते हो। अब आप देखो कि क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या क्या होते हैं। तो कुछ हमारे अलग अलग तरीके के क्रॉपिंग पैटर्न्स होते हैं, जिसमें कि आप देख रहे होगे। सबसे पहला है मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग के नीचे ये लिखा है कि वन टाइप ऑफ क्रॉप एवरी ईयर। इसमें मोनोक्रॉपिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक साल में एक ही क्रॉप उगाते हैं। जैसे कि शुगर केन हम उगाते हैं, तो वो एक साल में एक ही क्रॉप होता है। ठीक। दूसरा आ जाता है मल्टी क्रॉपिंग, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं अलग अलग पूरे ईयर में। जैसे कि आपने वीट उगाया, फिर आपने खरीफ का सीजन आया तो आपने राइस उगा लिया, है ना, वैसे करके। मल्टी क्रॉपिंग में भी फिर आपके सब बाइफरकेशन है। जैसे मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, तो मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या हो गया कि डिफरेंट क्रॉप्स एट द सेम टाइम विदाउट डेफिनेट पैटर्न। मतलब आपका ये पूरा प्लॉट है, आपने क्या किया, इसमें कुछ ऐसे 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 करके आपने कुछ चीज शो करी, फिर उसके अगल बगल ही बिना किसी पैटर्न के आपने दूसरी चीज भी शो कर दी। तो वो जाता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि डिफरेंट क्रॉप्स तो आपने लगाई सेम वक्त पे, पर आपने क्या किया, डेफिनेट पैटर्न में, आपने पैटर्न में उगाया वो चीज, कि 5 लाइनें इसकी, 2 लाइनें इसकी, तो वो होता है इंटरक्रॉपिंग, है ना। सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या होता है कि सेकंड क्रॉप जो आप उगाओगे ना, पहली वाली के को, पर जब आप हार्वेस्ट कर लोगे उसके बाद आप सेकंड क्रॉप उगाओगे। ठीक है ना। रिले क्रॉपिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, जब आप सेकंड क्रॉप को जो सो करोगे, वो पहली क्रॉप को कटने से पहले ही आप उसे, हार्वेस्ट होने से पहले ही आप उसे सो कर दोगे। सही है ना। इंटरक्रॉपिंग में भी दो हो रखे हैं, एक रो क्रॉपिंग, जिसमें क्या होता है ऑल्टरनेटिव रोज में होता है, और स्ट्रिप्स में क्या होता है, एक बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स बना के वहां पे स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग ये होती है, रो इंटरक्रॉपिंग ये होती है। अरेंज इन ऑल्टरनेटिव रोज मतलब एक वो एक अलग एक अलग एक अलग एक अलग एक अलग। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग स्ट्राइप्स में, जैसे 3 इसकी हो गई, फिर 3 इसकी होगी, ऐसे अलग 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 होते हैं। ठीक है। तो रो में क्या होता है, ऑल्टरनेट होता है। इसमें क्या होता है, एक ही तरीके की वाइड ऐसे ऐसे होगी, 3 एक तरीके की होगी, फिर ऐसे ही एक ही खेत में 3 एक तरीके की होगी। तो क्रॉपिंग पैटर्न आप देख लेना, इसमें पूछ लेते हैं कभी कभी कि मिक्स क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग या सीक्वेंसिंग क्रॉपिंग में क्या क्या होता है। हाँ। उसके बाद जो हमको देखना है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, तो मिनिमम आप देख ही रहोगे, इससे मिनिमम, फिर सपोर्ट, फिर प्राइस। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन सा प्राइस होता है, कि वो वाला प्राइस जहां जिस पर गवर्नमेंट परचेज करती है क्रॉप्स, किससे, फार्मर से। मिनिमम मतलब अगर आपका क्रॉप कहीं नहीं आप बेच पा रहे, तो सरकार ये बोलती है कि इतने मिनिमम रुपए पैसे में तो हम आपसे खरीद लेंगे। अगर इससे आप महंगा बेच पा रहे हो मंडी में, तो आप वहां से वहां बेच दो। अगर आप वहां नहीं बेच पा रहे हो, उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल रही, तो आप एक काम करो, ये हमको बेच दो। तो सबसे पहले अनाउंस हुआ था 1966 और 1966 और 67 में। और एमएसपी को फिक्स कौन करता है, तो इसके रिकमेंडेशन के लिए कमीशन है, जिसका नाम है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस। और एमएसपी कितने क्रॉप्स के लिए दिया जाता है, तो अभी 22 क्रॉप्स हैं, उनके लिए एमएसपी जारी किया जाता है। अब देखने वाली बात है, हमारे जो अलग अलग कुछ कुछ रेवोल्यूशन हुए थे,
ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है ब्लैक रेवोल्यूशन, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए हुआ था। फिर है ब्लू रेवोल्यूशन, जो फिश प्रोडक्शन के लिए हुआ था। फिर ब्राउन रेवोल्यूशन लेदर और कोकोआ प्रोडक्शन के लिए हुआ था। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन हुआ था जूट प्रोडक्शन के लिए। उसके बाद है गोल्डन रेवोल्यूशन, जो हॉर्टिकल्चर हनी और फ्रूट प्रोडक्शन के लिए हुआ था। ग्रीन रेवोल्यूशन तो आपको पता ही है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हुआ था। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स के लिए हुआ था। ठीक है। पिंक रेवोल्यूशन फार्मास्यूटिकल्स, अनियन और प्रॉन्स के लिए हुआ था। एवरग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हुआ था। राउंड रेवोल्यूशन हुआ था पोटैटो के लिए। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन हुआ था कॉटन प्रोडक्शन के लिए। सिल्वर रेवोल्यूशन हुआ था एग प्रोडक्शन के लिए। व्हाइट रेवोल्यूशन हुआ था डेयरी मिल्क प्रोडक्शन के लिए। और ये इंपॉर्टेंट है, वर्गीस कुरियन जी ने इसे शुरू किया था 1970 1976 में। और ग्रीन रेवोल्यूशन भी याद रखना, हमारा 1966 और 67 में हुआ था ये शुरू। ठीक है ना। येलो रेवोल्यूशन मैंने बताया ऑयल सीड्स के लिए। सैम पिट्रोदा, इसको इनके जो फादर थे उनको बोला जाता है। रेड रेवोल्यूशन था मीट और पोल्ट्री के लिए। प्रोटीन रिवोल्यूशन था कि हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने इसको कॉइन किया था। ठीक। अब ये थोड़ा सा देखने की है कि डॉक्टर एथवाल को बोला जाता है फादर ऑफ व्हीट रेवोल्यूशन। व्हीट सबसे अच्छा कहाँ पे कल्टीवेट होता है? जो वेल ड्रेन्ड लोमी सोइल होती है ना। और ये सीसम जो होता है ना, ये खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में और राबी क्रॉप है साउथ में। ठीक। अब आप टाइप्स ऑफ सॉइल देख लीजिए। तो जो आईसीएआर है ना, वो तो इंडिया की सॉइल को आप देखो 5 टाइप्स में डिवाइड कर 8 टाइप्स में डिवाइड करता है। पर जनरली हम जो सॉइल की टाइप्स पढ़ते हैं वो 5 टाइप्स की होती है। फिफ्थ इसमें आ जाएगी डेजर्ट सॉइल। ठीक है। तो आइए इन्हें एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5 टाइप्स ऑफ सॉइल कौन सी होगी? एलुविलियल सॉइल, रेगुर सॉइल, रेड सॉइल, लेटरलाइट सॉइल और डेजर्ट सॉइल। तो सबसे पहले हम देखते हैं एलुविलियल सॉइल। एलुविलियल सॉइल में क्या होता है कि 40% ऑफ द लैंड जो पूरा इंडिया का है उसको कवर करती है। एंटायर नॉर्थर्न प्लेन को कवर करती है। और ये जो सॉइल बनी है ना, ये बनी है किससे? डिपॉजिट से। किसके डिपॉजिट से? जो ग्रेट हिमालयन की रिवर्स है ना, जो रिवर्स हमारे गंगा प्लेन्स में से ड्रेन होके निकलती हैं, जैसे सतलुज, गंगा और ब्रह्मपुत्र। उनके जो डिपॉजिट आके यहाँ पे जमा हुए हैं, उससे ये वाली सॉइल बनी है। और ये गुजरात तक फैली हुई है। और इसके अलावा ये वाली सॉइल कहाँ पे मिलती है? जो भी डेल्टाज होंगे ना, जो रिवर्स के कोई भी डेल्टा होंगे, जैसे महानदी कृष्णा और गोदावरी के जो डेल्टा है, वहां पर भी ये वाली सॉइल मिलती है। क्रॉप्स कौन कौन से इसमें आप कल्टीवेट कर सकते हो? तो रबी और खरीफ क्रॉप्स आप इसमें कल्टीवेट कर सकते हो। उसके अलावा कॉटन, ऑयल सीड्स, शुगर केन, सीरियल्स जैसे कि व्हीट और राइस भी आप इसमें आराम से कल्टीवेट कर सकते हो। उसके बाद जो सेकंड सॉइल है उसको बोलते हैं रेगुर और ब्लैक सॉइल। जो इस सॉइल का ओरिजिन होता है वो वोल्केनिक होता है। मतलब वोल्केनिक एरिया में ये वाली सॉइल ज्यादा मिलती है। कलर इसका ब्लैक होता है, इसलिए इसका नाम ब्लैक सॉइल है। और कॉटन ग्रोथ के लिए ये बहुत ज्यादा आइडियल है, तभी इसका नाम कॉटन ब्लैक कॉटन सॉइल रखा गया है। हमें ज्यादातर कहाँ पे मिलती है? डेक्कन ट्रैप्स में मिलती है। डेक्कन ट्रैप्स कौन सा एरिया है? डेक्कन ट्रैप्स ये इंडिया का ये वाला एरिया है। ये वाला एरिया, ये डेक्कन ट्रैप्स है। ठीक है। और इसके अलावा क्या लिखा है इसमें? हाँ, मोस्टली डेक्कन ट्रैप से मिलती है बेसाल्ट रीजन में। ये तो मैंने आपको भी बताया है। क्या कहाँ कहाँ कौन कौन से एरिया कवर करती है? तो महाराष्ट्र का प्लेट्यू एरिया, सौराष्ट्र का एरिया और मालवा एरिया, और थोड़ा साउथ का मध्य प्रदेश का एरिया भी करता है। कहाँ पे? कृष्णा गोदावरी की जो वैली है ना, वहां पे आसपास। मतलब आप ये याद रखना कि लगभग लगभग इतने एरिया में तो ये मिलता ही मिलता है। क्रॉप्स कौन कौन से आप यहाँ पे उगा सकते हो? तो कॉटन तो सबको उगाई, ज्वार, व्हीट, शुगर केन, लाइन सीड्स, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यहाँ पे आप ग्रो कर सकते हो इस वाली सॉइल में। ठीक है। उसके बाद जो थर्ड सॉइल है हमारी, वो है रेड सॉइल। रेड सॉइल कैसे फॉर्म होती है? तो ये इसमें लिखा है फॉर्म्ड बाय वेदरिंग। वेदरिंग मतलब कि जो अ, मान के चलो, वेदरिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जैसे ये सॉइल है हमारी, यहाँ पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से ना, जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो लीच होके नीचे चले जाते हैं और ऊपर खाली
बेकार बेकार चीजें ही बचती हैं, तो वो एक तरीके से उसको वेदरिंग बोलते हैं। तो वेदरिंग किसकी होती है? क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। तो जो ऊपर की जो क्ले एंड सैंड होती है ना, उसकी वेदरिंग हो जाती है। और ये डेवलप कहाँ पे होती है? जहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रेनफॉल होगी उस वाले एरिया में। तो वही जहाँ पे अगर बहुत ज्यादा बारिश होगी तो पानी रिस्क के सारे न्यूट्रिएंट्स है वो नीचे लेके चला जाता है। ऊपर जो सरफेस पे बचता है वो खराब सॉइल जैसे रेड सॉइल से एक तरीके की बहुत अच्छी सॉइल नहीं मिलती है, नॉर्मल सॉइल मिलती है। क्योंकि सारा जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो तो लीच हो गए नीचे ग्राउंड ग्राउंड वाटर में। हाँ। तो ये और इसका रेड कलर क्यों होता है? क्योंकि जो हाई इसमें हाई कंटेंट होता है किसका? आयरन ऑक्साइड का। तो जो नीचे लीच होके चला गया वो तो न्यूट्रिएंट्स चले गए, ऊपर से खाली आयरन ऑक्साइड बचता है। इसलिए ये रेड रेड दिखती है, क्योंकि इसमें हाई आयरन कंटेंट होता है। और ये वाली जो सॉइल होती है ये डेफिसिट होती है किस चीज में? फॉस्फोरस में, ऑर्गेनिक मैटर में, और नाइट्रोजनस मैटर में। तो नाइट्रोजन की कमी होती है, फॉस्फोरस की कमी होती है, और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। और ये कवर कौन सा एरिया करता है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर रीजन, छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा का थोड़ा बहुत एरिया, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना का एरिया कवर करता है। फोर्थ सॉइल है हमारी लेटरलाइट सॉइल। ये भी फॉर्म होती है कहाँ पे? वेदरिंग ऑफ लेटरलाइट रॉक्स होते हैं एक तरीके के, वहां पे वेदरिंग होती है। वहां और वहां पे टेम्परेचर भी हाई होता है, उसकी वजह से लेटरलाइट सॉइल होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे तो प्रॉपर बारिश होती रहती है। यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पर यहाँ का जो वेदर होता है ना, प्रॉपरली वेट और ड्राई वेट पीरियड में बांटा हुआ होता है। कि कभी तो यहाँ पे ड्राई पीरियड होगा तो बहुत ज्यादा ड्राई होगा, है ना। वेट पीरियड होगा तो बहुत ज्यादा बारिश होगी, तो बहुत ज्यादा बारिश होगी। उस वजह से ये जो इसके जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो या तो पहले तो नीचे चले जाते हैं वेदरिंग की वजह से सरफेस से हटके। और जो बाकी जो बचा खुचा होता है वो जो हाई ड्राई पीरियड होता है ना, उसमें खराब हो जाता है। कहाँ कहाँ मिलता है ये? तो ये मिलता है तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के एरियाज में, है ना। लेटरलाइट सॉइल भी रेड इन कलर होती है। और इसमें क्या होता है? हाई रेड कलर होगा ना, तो इसका मान के चलो कि आप आयरन कंटेंट हाई होगा, इसी वजह से ही आयरन, इसी वजह से उसका कलर रेड निकलता है। ठीक है ना। नाइट्रोजन और लाइम में पुअर होती है। क्रॉप्स कौन कौन से आप इसमें उगा सकते हो? तो वैसे तो ये एग्रीकल्चर के लिए अनसूटेबल ही होती है, क्योंकि इसमें एसिड बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स तो निकल गए, ऊपर क्या बचेगा? तब ड्राई पीरियड होगा, सब कुछ खराब ही हो जाएगा। बहुत ज्यादा धूप पड़ेगी, बारिश नहीं होगी, या बारिश होगी तो फिर इतनी ज्यादा ही होगी। ठीक है ना। तो इस मॉइस्चर की बहुत ज्यादा कमी होने की वजह से एग्रीकल्चर के लिए इसको फिट नहीं बोला गया है। लास्ट में हमारी आती है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल तो आप मान के चलो कि जो जैसे रेतीली मिट्टी बोलते हैं ना जिसको, जो कि रेगिस्तान में ज्यादा पाई जाती है, वो वाली एरिड और डेजर्ट सॉइल उसको बोलते हैं। तो रीजन कौन कौन से हैं इसको? न्यू नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मिलती है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया कौन सा एरिया हो गया? नॉर्थ वेस्ट इंडिया ये वाला एरिया हो गया, राजस्थान, गुजरात, वो वाला इधर का एरिया, अरावली से इधर इधर वाला एरिया हो गया। तो अरावली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में के कुछ कुछ एरियाज में ये मिलती है। और ये फोस्फोरस तो इसमें ज्यादा होता है, पर नाइट्रोजन और हमस में ये कम होती है ना। और इसको फर्टिल इसमें आप क्रॉप्स उगा तो सकते हो, पर इसमें इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा जो राजस्थान का एरिया है, कुछ तो बिल्कुल ही डेजर्टेड एरिया है जहाँ पे बारिश वारिश नहीं होती, पर जहाँ पे भी थोड़ा बहुत पानी होता है वहां पे आप इस वाली सॉइल में इरिगेशन कर सकते हो। और किस क्या क्या आप यहाँ पे उगा सकते हो? तो वीट, सीरियल्स, ये सब चीजें आप यहाँ पे उगा सकते हो। तो जो हमारा ये वाला टॉपिक है एग्रीकल्चर का, ये वाला तो खत्म हो गया है। इसको एक बार और रिवाइज कर लेना, है ना। क्योंकि ये इसमें बहुत ज्यादा फैक्चुअल चीजें और हैं। तो ये एक बार रिवाइज कर लोगे ना, तो इसमें होगा। तो बाकी अभी आपको कुछ इसमें पूछना है तो आप पूछ लो।